सुप्रभात बच्चों। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आप बहुत प्रगति करें, बहुत आगे बढ़े, अच्छा पढ़े। आज अपन हिंदी की क्लास शुरू करते हैं 11वीं क्लास में। आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले हम जो सबसे छोटी इकाई जो होती है हिंदी की, उससे हम शुरू करते हैं। तो शब्दों की निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से आए? तो जो कुछ हम सुनते हैं, हमें सुनाई देता है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहेंगे। वर्ण जैसे क, ग, म, ये जो आधे वर्ण हैं ये वर्ण की श्रेणी में आते हैं। क वाली लाइन आ गई, म वाली लाइन आ गई, ये पूरे वर्ण कहलाते हैं। अब जब हम इन वर्णों को आपस में जोड़ते हैं, सही क्रम में जोड़ते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं। जैसे क, म, ल, ये कमल एक शब्द बन गया है। दूसरा शब्द है स, र, क। तो इस प्रकार से ये अलग अलग वर्णों को हमने जोड़ा तो ये शब्द बन गया। तो सार्थक शब्दों, सार्थक वर्णों से जब उनको जोड़ा जाता है तो वो शब्द बन जाता है, और जब हम सार्थक शब्दों को जोड़ते हैं तो वो वाक्य बन जाता है। तो सबसे पहले वर्ण, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहेंगे, और सार्थक वर्णों को जब जोड़ते हैं तो वो बन जाते हैं शब्द। और जब हम शब्दों को सही क्रम में, सार्थक शब्दों को अगर हम जोड़ते, सार्थक का मतलब उल्टे सीधे शब्दों को नहीं। जैसे अगर हम ड स क कहें या ल म क कहें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। हम इसको सही क्रम में, सही शब्दों को जब हम चयन करते हैं, सही वर्णों को जोड़ते हैं तो वो सही शब्द बनते हैं, और सही शब्दों को जब हम सही क्रम में लगाते हैं तो उससे वाक्य बनता है। तो तीसरा बनेगा वाक्य। अब हम इन शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाएंगे। जैसे क, म, ल, स, र, क, प, र, च, ल। ये सारे वर्ण हैं। इन वर्णों को जब हम जोड़ करके शब्द बनाएंगे तो ये शब्द बन गए। इस प्रकार से ये शब्द बन गए, और इन शब्दों को हम सही क्रम में लगाएंगे तो वो वाक्य बन जाएगा। अब इस वाक्य के दो अंग माने गए हैं। एक है उद्देश्य, उद्देश्य, और दूसरा है विधेय। उद्देश्य जो नाम लिखा गया है उसको हम उद्देश्य कहते हैं, और जिसके लिए ये सारी बात कही गई है उसे हम विधेय कहेंगे। तो इस प्रकार से सार्थक जो शब्द हैं उनको सही क्रम में लिख करके हम वाक्य बनाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य का मतलब होता है काव्य की सुंदरता बताने वाले जो पद होते हैं उसे हम काव्य सौंदर्य कहते हैं। मतलब किसी काव्य की सुंदरता को बताना। तो काव्य सौंदर्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भाव पक्ष, या इसे हम भाव सौंदर्य भी कह सकते हैं। दूसरा है कला पक्ष। कला पक्ष को हम शिल्प सौंदर्य भी कह सकते हैं। एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, जैसे पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पद्यांश लिखा हुआ है, कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है। पद्यांश है, कबीरदास जी ने इसे लिखा है। तो कबीरदास जी कहते हैं, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे लिए निज पीव। ये उन्होंने पद्य लिखा है। तो इसको हम इसका भाव पक्ष बताएंगे और इसका कला पक्ष बताएंगे। तो पहले हम लेते हैं भाव पक्ष।
भाव पक्ष का ये होता है कि जो पंक्तियाँ आपको दी गई है उन पंक्तियों में लेखक के कहने का क्या उद्देश्य है, तो हम उस लेखक का नाम लेकर के और फिर उसका जो कहने का उद्देश्य है उसको हम लिखते हैं। जैसे ये कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ये सूचना संदेश देना चाहते हैं। उनका कहने का ये उद्देश्य है कि सबको हिल मिल करके रहना चाहिए, और जब व्यक्ति अभिमान को छोड़ देता है तो उसका उद्धार हो जाता है। जो अभिमानी व्यक्ति है उसका सर्वनाश हो जाता है, किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। तो इस भाव पक्ष के अंतर्गत हम लिखेंगे कि कबीरदास जी का कहने का उद्देश्य यह है कि पहला बिंदु करके हम लिखेंगे कि कबीरदास जी इस पद्यांश के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करने से उसका सर्वनाश हो जाता है, और जो व्यक्ति अभिमान को त्याग देता है उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये लिख करके हम दूसरे बिंदु पे हम लिखेंगे, इसका पूरा भावार्थ लिखेंगे, और उसमें भी कबीरदास जी का नाम लेकर के कि कबीरदास जी इस पद्यांश के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति अभिमान को छोड़ देता है तो वो सुखी हो जाता है। और भावे कोई कछु कहे, मैंने तो मेरे प्रिय निज पीर, मैंने तो अपने हृदय के अंदर ईश्वर का निवास कर दिया है। अब जिसके जो इच्छा हो वो मेरे लिए कह सकता है। कोई मुझे घमंडी कहता है, कोई मुझे कहता है अपने हाल में मस्त रहता है, कोई पागल कहता है, तो जिसके मन में जो है वो मुझे कह सकता है। मैंने तो अपने इष्ट देव को अपने हृदय में बसा लिया है। तो इस प्रकार से उसका भावार्थ हम यहाँ पे लिखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कला पक्ष। कला पक्ष, कला पक्ष के अंतर्गत व्याकरणिक दृष्टि से जो विशेषताएं होती है पद्यांश की, वो सारी हम लिखते हैं। जैसे हम सप्रसंग व्याख्या करते थे, सप्रसंग व्याख्या के अंदर सबसे पहले हम प्रसंग लिखते थे और फिर व्याख्या लिखते थे। तो प्रसंग और व्याख्या है वो भाव पक्ष है। अब शब्द थोड़े से चेंज हो गए हैं, प्रसंग और व्याख्या न लिख करके भाव पक्ष लिखते हैं। और दूसरे नंबर, लास्ट में थर्ड नंबर पे हम लिखते थे विशेष, तो विशेष की जगह हम कला पक्ष लिखते हैं। तो विशेष कला पक्ष का मतलब है कि उसकी व्याकरणिक दृष्टि से सारी विशेषताओं को लिखते हैं। तो उसको हम क्रम से लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं अलंकार, तो सबसे पहले लिखेंगे हम अलंकार। तो इस लाइन के अंदर, इन पंक्तियों के अंदर कौन कौन से अलंकार आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, वो हम लिखते हैं। तो जैसे हम देखें, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जी, तो स और सवर्ण आए हैं, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो हम अलंकार में लिखेंगे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है क्योंकि सवर्ण की आवृत्ति हुई। तो इस प्रकार से उन पंक्तियों के अंदर जो भी अलंकार होगा उसको हम लिखेंगे। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे भाषा। भाषा, हर एक कवि ने अपनी भाषा को अपनाया है, जो उसकी सुविधा थी, जो उसकी भाषा थी उसको अपनाया। किसी ने अवधी भाषा को अपनाया, किसी ने ब्रज भाषा को अपनाया। कबीरदास जी जो थे उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा को अपनाया। सदुक्कड़ी भाषा को खिचड़ी भाषा भी हम कह सकते हैं, जो मिलती जुलती भाषा थी। कई एक भाषा के अंदर कई सारे शब्दों को उन्होंने डाल दिया। उसी प्रकार से राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग हुआ है। तो जो पंक्तियाँ हमें दी गई है वो उस पंक्ति की भाषा कौन सी है वो भाषा हमें लिखनी होती है। जैसे हम कबीरदास जी का अगर वर्णन कर रहे हैं, इसको आधार मान करके चल रहे हैं, तो कबीरदास जी की सदुक्कड़ी भाषा थी, तो हम लिखेंगे सदुक्कड़ी भाषा, या हम इसको खिचड़ी भाषा भी कह सकते हैं। खिचड़ी भाषा मतलब कई सारी भाषाओं के शब्द उसके अंदर मिक्स है। अब तीसरे नंबर पे हम लिखते हैं छंद। छंद तीन प्रकार के होते हैं। छंद जो है वो हम इन मात्राओं को गिनते हैं, और मात्राओं को गिनने के बाद जितनी मात्राएं होती है उनमें उनकी संख्याओं को गिन करके, और उसके आधार पे हम ये कहते हैं कि दोहा है, चौपाई है, पद है, गीतिका है, हर गीतिका है, वो किसके अंतर्गत आता है। हम हर एक पद्य को कविता नहीं कह सकते, हर एक पद्य को हम पद्यांश भी नहीं कह सकते, उसका अलग नाम होता है। जैसे किसी को हम दोहा कहते हैं, किसी को हम चौपाई कहते हैं, किसी को पद कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो कबीरदास जी ने लिखा है ये दोहा है, तो इसका छंद होगा दोहा। दोहा के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक मात्राओं की संख्या 13 होती है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मात्राओं की संख्या 11 होती है। फिर से अगली लाइन में 13 और 11 मात्राओं की संख्या होती है, जिसके आधार पे टोटल
24 मात्राएं होती है तो वो दोहे के अंतर्गत आती है। तो ये कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया दोहा। हम ये नहीं कह सकते कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई कविता या कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई चौपाई, ऐसे हम नहीं कह सकते। हमें उन पंक्तियों को दोहा ही कहना पड़ेगा, तो वो हमारा छंद कहलाता है। अब चौथे नंबर पे आता है गुण। गुण का अर्थ है कि जो पंक्तियाँ लिखी गई है वो किस गुण में है। तो 3 तरह के गुण माने गए हैं। जैसे एक तो अगर उस पंक्तियों में मधुरता हो, पढ़ने में आनंद आ रहा है, प्रेम की बात बताई गई है, दोस्तों की बात बताई गई है, तो वो माधुर्य गुण कहलाता है। इसके विपरीत अगर वीरता की बात बताई गई है, जोश की बात बताई गई है, तो वो ओज गुण के अंतर्गत आता है। और तीसरे नंबर पे आता है प्रसाद गुण, जिसके अंदर अगर कविता का सीधा ही सरल अगर भावार्थ बताया जाता है तो वो प्रसाद गुण के अंदर आता है। तो ये कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ है, ये माधुर्य गुण के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर मधुरता है, इसलिए यहाँ पे गुण आएगा माधुर्य गुण। पांचवें नंबर पे आता है काल। काल हर एक कवि अलग अलग समय में कवि हुए हैं और उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। कोई कवि भक्ति काल के हैं तो उनकी रचनाएं अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये बताना होता है कि वो भक्ति काल के कवि थे। ये जो कविता लिखी गई है वो भक्ति काल की थी। कुछ कवि थे वो रीति काल के थे, कुछ कवि हैं वो आधुनिक काल के हैं। तो हमें वो कवि किस काल के कवि थे ये काल हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो ये भक्ति काल में लिखी गई कविता है, भक्ति काल में लिखा गया दोहा है, इसलिए ये भक्ति काल कहलाएगा। अगला आता है रस। 9 प्रकार के रस माने गए हैं और 10वां रस वात्सल्य रस को भी उसमें ऐड कर दिया। तो कुल मिलाकर के 10 रस माने गए हैं। जैसे वीर रस है, वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, विभत्स रस है, शांत रस है। तो इस प्रकार से 10 तरह के रस को माना गया। रस का मतलब है किसी भी पद्य को या किसी भी दोहे को पढ़ने के बाद हमारे हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, हमारे चेहरे के ऊपर जो हाव भाव उत्पन्न होते हैं, हृदय में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, वो भावनाएं किस प्रकार की। जैसे हम किसी पद्य को पढ़ के कभी बहुत हंसते हैं, कभी किसी पद्य को पढ़ के हम रोने लग जाते हैं, कभी किसी पद्य को पढ़ के हम में जोश आ जाता है। तो हमारे हृदय के अंदर जो भाव परिवर्तन होते हैं वो रस कहलाता है। रस का मतलब होता है आनंद प्राप्त करना। तो वो रस है। ये जो पद्य लिखा गया है कि किस रस में लिखा गया है, तो ये शांत रस के अंदर है। अगर भयंकर किसी स्थिति का वर्णन किया गया है तो विभत्स रस होगा। अगर दोस्तों के मिलने की बात कही है तो वो श्रृंगार रस होगा। तो इस प्रकार से 10 तरह के रस यहाँ पे बताए गए हैं। और अगला है हमारा शैली। शैली में वर्णनात्मक शैली होती है, चित्रात्मक शैली होती है, व्यंग्यात्मक शैली होती है। शैली का मतलब होता है तरीका, कि जो वर्णन किया गया है उसका क्या तरीका है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया जाता है। इसके अलावा अगर इन पंक्तियों के अंदर कहीं पे अगर मुहावरा अगर लिख दिया गया है तो मुहावरे का अर्थ बता करके हमें ये बताना होता है कि इस पंक्ति में इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है और उसका अर्थ ये निकलता है। उसके अतिरिक्त अगर प्रत्यय शब्द है, उपसर्ग शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द है उन पंक्तियों के अंदर, तो हमें वो भी यहाँ पे बताना होता है कि यहाँ पे इस तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से व्याकरणिक दृष्टि से जैसे हम शब्दसंग व्याख्या करते थे, उसमें विशेष में जो विशेषताएं हम लिखते थे, जितनी भी बातें हम लिखते थे, वो सारी बातें कला पक्ष के अंतर्गत आएगी और भाव पक्ष के अंतर्गत प्रसंग और व्याख्या वो दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। Thank you.